रेस्टिन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं झालावाड़ से पधारे युवा कवि श्री भवानी शंकर वर्मा साहब। भवानी शंकर एक युवा कवि हैं और इन्होंने इस उम्र में काफ़ी रचनाएं इन्होंने लिखी है, गज़लें लिखी है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं हम श्री भवानी शंकर वर्मा साहब से। भवानी शंकर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका कि आपने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और हमारे विचारों को अभिव्यक्ति देने का आपने सुअवसर प्रदान किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भवानी शंकर जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आपने काव्य यात्रा प्रारंभ की? जी, मेरा नाम भवानी शंकर वर्मा है। मैं झालावाड़ ज़िले के खानपुर तहसील में एक छोटा सा गांव है, गोलाना गांव। गोलाना गांव में मेरा जन्म हुआ। जन्म से 3-4 साल की अवधि तक हम गांव में रहे। फिर गांव से हम झालावाड़ ज़िले में आकर निवास करने लगे। पिताजी अध्यापक हैं, तो आप जानते हैं कि अध्यापक का पुत्र होना एक काफ़ी कष्टकर प्रक्रिया होती है। तो बचपन से ही हमें जीवन के वो सलीखे, वो शिष्टाचार, वो ढंग, वो माता पिता ने घर आंगन से ही देना प्रारंभ कर दिया था। मेरी सारी शिक्षा झालावाड़ ज़िले में और विद्यालय शिक्षा सारी झालावाड़ ज़िले में हुई है और विद्यालय शिक्षा के बाद में फिर कॉलेज शिक्षा कोटा ज़िले से हुई है। मैंने कक्षा 12वीं झालावाड़ ज़िले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवीन भवन विद्यालय से उत्तीर्ण की। उसके बाद स्नातक मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ से, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ से मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद जब बीएड में दाखिला हुआ तो बीएड में दाखिले के लिए मुझे कोटा ज़िले में कॉलेज मिला। तो जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। तो जयपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित महाविद्यालय कोटा ज़िले में केशवपुरा स्थित श्री महर्षि दादीच संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केशवपुरा में स्थित है। उस कॉलेज से मैंने संस्कृत माध्यम में शिक्षा शास्त्री बीएड की शिक्षा मैंने उत्तीर्ण की है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोटा से मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है साहब। भवानी शंकर जी, आपने जब काव्य यात्रा कब से प्रारंभ की और इसके पीछे आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? जी बिल्कुल जी साहब, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब नवीन भवन विद्यालय में जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो 12वीं ई सेक्शन हुआ करता था हमारा, 12th ई जिसे सामान्य रूप से कहते हैं कक्षा में, आम बोलचाल में 12th ई। तो उस समय साहब 2015 की बात है साहब, 2015 में मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी। तो साहब हिंदी अनिवार्य विषय जो 12th में पढ़ाया जाता है, तो साहब गोपाल कृष्ण जी दुबे साहब हमारे कक्षा अध्यापक हुआ करते थे साहब 2015 में 12th कक्षा में। तो साहब उन्होंने वो हिंदी के बारे में हमें अच्छी नवीन जानकारी, जो हमारे लिए तो चूँकि नवीन थी ही सही, क्योंकि हम तो उनको पहली मर्तबा पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, जान रहे थे। जैसे हिंदी की जो विधाएं होती है, आलेख, फीचर, प्रतिवेदन वगैरह, तो चूँकि ये हमारे लिए बिल्कुल नवीन विधाएं हुआ करती थी। तो उस समय
कक्षा विद्यालय दिवस में अंतिम कक्षा के अंतिम कालांश के रूप में हमारी हिंदी की कक्षा लगाई जाती थी साहब। तो उस समय हमारे गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण जी दुबे साहब वो हमसे कहते थे कि कोई भी एक नया सा समसामयिक जो विषय, जो मुद्दे हुआ करते थे, जैसे बारिश के समय में, सर्दी के समय में, कोई भी एक नवीन विषय वो हमें देते थे और कहते थे कि इस पे आलेख लिखिए, इस पे फीचर लिखिए। तो वो हमें लिखने को मिला साहब। तो मैं ये मानता हूँ साहब कि स्व लिखने का जो मेरा ये विचार है, जो मेरी रुचि जहाँ से जन्म लेती, जहाँ से शुरुआत होती है, मैं ये मानता हूँ कि कक्षा 12वीं में उस समय से मैं लिखने लगा साहब। और उसके बाद साहब चूँकि हिंदी में लिखने से तो रुचि साहब शुरू से ही मेरी थी। हिंदी में शुरू से मेरा लिखने का ये था कि जब किसी हिंदी में जब नए कवि को पढ़ रहे हैं, जैसे अपन निराला को पढ़ रहे हैं, महादेवी को पढ़ रहे हैं, पंत जी को पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ने के बाद घर आके उनके बारे में अन्य बच्चों से ज़्यादा जानने की मेरी इच्छा होती थी साहब। कि चूँकि कक्षा में तो सभी ने समूह रूप से पढ़ ही लिया, गुरुदेव ने पढ़ा ही दिया, पर वो एक मेरे आंतरिक मन में ये प्रेरणा रहती थी कि मैं इनके बारे में और जानूं। जैसे निराला को पढ़ा, प्रसाद जी को पढ़ा, तो घर आने के बाद उनकी रचनाओं को, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में और अधिक जानने की मेरी इच्छा होती थी साहब। तो ये मेरे रुचि का क्षेत्र रहा साहब। उसके बाद जब 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद साहब, जब महाविद्यालय में आए, स्नातक में प्रवेश पाके, तो स्नातक में कॉलेज लेवल की जो गतिविधियां होती थी साहब, जैसे मंच संचालन करना या कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम आया है तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना, हमारे गुरुदेव भी हमें प्रेरित करते थे कि आप नवीन बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए। तो हम तो साहब सबसे आगे रहते थे भाग लेने में, प्रतियोगिताओं में भाग लेने में। हिंदी दिवस की जो एक दिवसीय से लेके और पूरे पाक्षिक जो नियमित रूप से जो गतिविधियां कराई जाती थी कि आज निबंध, आज कविता वगैरह वगैरह, तो 15 दिवस तक लगातार कार्यक्रम होते थे, तो उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ये मेरी प्राथमिकताएं हुआ करती थी साहब। तो यहीं से साहब मेरी हिंदी से रुचि और जुड़ाव रहा मेरा। और मैं विशेष उल्लेखनीय बात ये बताना चाहता हूँ साहब आपको कि झालावाड़ ज़िले में साहब वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं गुरुदेव श्री शिवचरण जी सेन शिवा साहब। उन्होंने काव्य गोष्ठी के रूप में, कवि सम्मेलनों में जाने के रूप में इस यात्रा में मेरे सबसे प्रमुख मार्गदर्शक रहे हैं गुरुदेव श्री शिवचरण जी सेन शिवा साहब। ये झालावाड़ के मूल रूप से ये झालावाड़ में रहते हैं, वरिष्ठ व्याख्याता, ये व्याख्याता के पद पर रहे हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इनका मुझे बड़ा सानिध्य मिला है कवि गोष्ठी के रूप में जाने का, काव्य गोष्ठियों में जाने का। मुझे साथ लेके जाते थे साहब। वो यूँ कहते थे कि नए बच्चे लिख रहे हैं, नई कलम लिख रही है, लड़का भवानी अच्छा लिख रहा है, तो वो मुझे साथ लेके जाते थे कवि गोष्ठियों में। उनका अच्छा सानिध्य मिला है। और झालावाड़ ज़िले के आदरणीय श्री प्रकाश चंद जी सोनी यौवन साहब, ये झालावाड़ ज़िले में रहते हैं और शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं साहब। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झालरा पाटन में हैं। हमारी भी बात उनसे हुई थी, लेकिन बात हमने शुरुआत से बात करनी चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाए वो। उनको भी मौका देंगे हम। अच्छा, जी बिल्कुल। तो उनका भी मुझे सानिध्य मिला है साहब। वो साहित्य के बारे में उनसे जुड़ी हुई बारीकियां वो मुझे बताते रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सिखाया है। और आदरणीय श्री सुरेश चंद जी निगम साहब साहित्य परिषद झालावाड़ के इकाई झालावाड़ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी मुझे सिखाया है। और विशेष उल्लेखनीय बात यह है गुरुदेव कि कोटा ज़िले में कनवास तहसील के डोटी गांव के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं गुरुदेव श्री जगदीश जी भारती साहब। उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रेरणा दी है, काफ़ी उनसे मैं सीखा हूँ। वे करसों खेत खलाण ग्रामीण साहित्य संस्कृति संवर्धन समिति के अध्यक्ष उज्जनक हैं। वो जीव मात्र पे दया करते हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, राजस्थानी भाषा के गद्य साहित्य वो मजबूत लिखते हैं। इन सब की मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, इन सब से मैं सीखा हूँ। जी साहब। भवानी शंकर जी,
आपने हिंदी गज़ल भी लिखी है, हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी साहब बिल्कुल। शेर सारे रूहानी हो जाते हैं, शेर सारे रूहानी हो जाते हैं गज़ल में मेरी। शेर सारे रूहानी हो जाते हैं गज़ल में मेरी। नाम जब तुम्हारा आता है गज़ल में मेरी, नाम जब तुम्हारा आता है गज़ल में मेरी। और शेर देखिए कि तुम्हीं से शुरू है, तुम्हीं से शुरू है, तुम्हीं पे ख़त्म है गज़ल मेरी। तुम्हीं से शुरू है, तुम्हीं पे ख़त्म है गज़ल मेरी। तुम्हीं मतला हो, तुम्हीं मकता हो गज़ल में मेरी। तुम्हीं मतला हो, तुम्हीं मकता हो गज़ल में मेरी। और शेर देखिए साहब कि इत्र से महकते हैं शेर सारे, इत्र से महकते हैं शेर सारे, जब मालूम ये होता है कि तुम ही हो गज़ल में मेरी। इत्र से महकते हैं शेर सारे, जब मालूम ये होता है कि तुम ही हो गज़ल में मेरी। और शेर देखिए कि दगा बेवफाई ख़ता को जगह न दी ज़िंदगी में। दगा बेवफाई ख़ता को जगह न दी ज़िंदगी में। बस प्यार मोहब्बत इश्क है गज़ल में मेरी। बस प्यार मोहब्बत इश्क है गज़ल में मेरी। और मुस्कुराती है गज़लें अब ये जान कर के, मुस्कुराती है गज़लें अब ये जान कर के कि ज़िंदा है गज़ल आज भी गज़ल में मेरी। कि ज़िंदा है गज़ल आज भी गज़ल में मेरी। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए साहब कि तुम्हारे लिए लिखा गया हर शेर, तुम्हारे लिए लिखा गया हर शेर, अलग से चमकता है गज़ल में मेरी। अलग से चमकता है गज़ल में मेरी। एक दूसरी गज़ल भी सुनिए साहब। ये दूसरी गज़ल है साहब। आजकल शिक्षा का जो परिणाम तो चूँकि सफल है ही सही, पर आजकल युवाओं में एक अजीब सी ये पाई जा रही है कि वो पता नहीं किस कारण से वो हताश है, किस कारण से वो परेशान रहते हैं। तो एक मैंने लिखने का प्रयास किया है साहब। बिल्कुल सुना। गज़ल देखिए साहब कि गांव छोड़ शहर के आ गए, गांव छोड़ शहर के आ गए, शहर के आ गए, गांव छोड़ शहर के आ गए, अच्छे खासे लड़के तनाव में आ गए। गांव छोड़ शहर में क्या आ गए, अच्छे खासे लड़के तनाव में आ गए। और शेर देखिए साहब कि छुट्टियां गर्मी की हो या सर्दी की। छुट्टियां लगती थी साहब अपने ज़माने में, जब विद्यालय समय हुआ करता था, ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश। तो छुट्टियां गर्मी की हो या सर्दी की, हम तो मामा के गांव में आ गए, हम तो मामा के गांव में आ गए। और एक शेर देखिए साहब, रामायण से मैंने एक प्रसंग उठाने की कोशिश की है कि भाग्य कभी ऐसे भी फलित होता है देखो, भाग्य कभी ऐसे भी फलित होता है देखो, राम जी स्वयं केवट की नाव में आ गए, राम जी स्वयं केवट की नाव में आ गए। और शेर देखिए कि भ्रष्टाचारी थे कभी, भ्रष्टाचारी थे कभी, आज विधायक बन गए, ऐसे ऐसे निकम्मे भी भाव में आ गए। और शेर है कि खुशियों से धनवान थे पिता उसके। एक मैंने प्रसंग को छूना चाहा है कि खुशियों से धनवान थे पिता उसके, बेटी की शादी हुई पिता अभाव में आ गए। बेटी की शादी के बाद घर में खुशियाँ थोड़ी कम हो जाती है, तो कहने का प्रयास किया है साहब कि खुशियों से धनवान थे पिता उसके, बेटी की शादी हुई पिता अभाव में आ गए। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए साहब कि मिटता नहीं है दर्द ज़िंदगी का कभी,
मिटता नहीं है दर्द ज़िंदगी का कभी, मुंह में हुए थे छाले पाँव में आ गए, मुंह में हुए थे छाले पाँव में आ गए। और एक और गज़ल देखिए साहब, एक गज़ल है साहब कि अब किस युक्ति से समायोजन होगा, अब किस युक्ति से समायोजन होगा, अपने ही ऐसे कैसे परीक्षा आयोजन होगा। अब किस युक्ति से समायोजन होगा, अपने ही ऐसे कैसे परीक्षा आयोजन होगा। और शेर देखिए साहब कि बहुत ऊंची है गणित इन लोगों की, बहुत ऊंची है गणित इन लोगों की, इनके लिए 5 और 5 55 होगा। बहुत ऊंची है गणित इन लोगों की, इनके लिए 5 और 5 55 होगा। और शेर देखिए साहब कि जब वो समझता ही नहीं भाषा प्यार की, जब वो समझता ही नहीं भाषा प्यार की, उसके लिए प्रार्थना पत्र नहीं ज्ञापन होगा। जब वो समझता ही नहीं भाषा प्यार की, उसके लिए प्रार्थना पत्र नहीं ज्ञापन होगा। और देखिए कि जब काम ही उसके चोरों के जैसे हैं, जब काम ही उसके चोरों के जैसे हैं, तो बताओ कैसे वो सज्जन होगा, तो बताओ कैसे वो सज्जन होगा। और छलावा है यह तो हमारे सपनों के साथ, छलावा है यह तो हमारे सपनों के साथ, मुझे पता था इसके पीछे कोई रावण होगा, मुझे पता था इसके पीछे कोई रावण होगा। और शेर देखिए कि ईमानदारी से बने होने चाहिए बस, ईमानदारी से बने होने चाहिए बस, ईमानदारी से बने होने चाहिए बस, वे सब भवन जिनका अब लोकार्पण होगा। ईमानदारी से बने होने चाहिए बस, वे सब भवन जिनका अब लोकार्पण होगा। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए कि भवानी तुम ही नहीं परेशान इस तंत्र से, भवानी तुम ही नहीं परेशान इस तंत्र से, परेशान हर वो व्यक्ति है जो एक वचन होगा, परेशान हर वो व्यक्ति है जो एक वचन होगा। और एक और गज़ल है साहब, एक गज़ल है साहब जो मैंने लिखी है कि आज के लोग ऐसे हैं, आज के लोग ऐसे हैं, आज के लोग ऐसे हैं कि बातें पकड़कर लोगों को छोड़ देते हैं। आज के लोग ऐसे हैं कि बातें पकड़कर लोगों को छोड़ देते हैं। और शेर देखिए साहब कि 2 दिन शहर जाकर बसने वाले, 2 दिन शहर जाकर बसने वाले लोग अपनी जमी गांवों को छोड़ देते हैं। 2 दिन शहर जाकर बसने वाले लोग अपनी जमी गांव को छोड़ देते हैं। और शेर है कि कभी जिन्होंने एक पेड़ भी नहीं लगाया, कभी जिन्होंने एक पेड़ भी नहीं लगाया, ऐसे भी लोग पेड़ों को तोड़ देते हैं। कभी जिन्होंने एक पेड़ भी नहीं लगाया, ऐसे भी लोग पेड़ों को तोड़ देते हैं। और शेर देखिए साहब, ये आज के ज़माने में जो वर्तमान परिस्थितियाँ जो पाई जा रही है, एक शेर देखिए साहब कि रिश्ते मजाक समझ लिए हैं लोगों ने, रिश्ते मजाक समझ लिए हैं लोगों ने, रिश्ते मजाक समझ लिए हैं लोगों ने, मजाक में रिश्तों को तोड़ देते हैं, मजाक में रिश्तों को तोड़ देते हैं। और शेर है कि हमारे गांव में बुज़ुर्ग ऐसे हैं, हमारे गांव में बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो हर समस्या का तोड़ देते हैं, हमारे गांव में बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो हर समस्या का तोड़ देते हैं। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए साहब कि भवानी हम तो ऐसे हैं, भवानी हम तो ऐसे हैं, जहाँ किताब छोड़ी वहीं पर बस पेज मोड़ देते हैं। भवानी हम तो ऐसे हैं, जहाँ पर किताब छोड़ी बस वहीं पर पेज मोड़ देते हैं।
और एक अंतिम कविता है साहब। भवानी शंकर जी, जब आपने पहली बार आपका काव्य पाठ यानी पत्र पत्रिकाओं में छपा हो या जब आप आकाशवाणी से प्रसारण हुआ हो, तो उस समय आपकी अनुभूति कैसी रही? जी बिल्कुल। पहली बार जब आकाशवाणी के झालावाड़ चंद्रभागा चैनल से जब 2017 में जब पहली दफ़ा मेरी रचनाओं को वहाँ रिकॉर्डिंग करने के बाद जब प्रसारित वहाँ से की गई, तो ये मेरे लिए चूँकि बिल्कुल नवीन था साहब, तो मुझे मन में बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरी रचना ये चूँकि साहब हमारे लिए एक सपना सा हुआ करता था कि बड़े रचनाकार, बड़े साहित्यकार जो बड़े महनीय साहित्यकार होते हैं, उनकी रचनाओं को आकाशवाणी से ये बड़ा केंद्र था साहब। तो एकाएक वो हम जैसे बिल्कुल छोटे और नवीन आगंतुकों को हमारी रचनाओं का वहाँ से प्रसारण होना, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात हुआ करती है साहब। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई साहब कि मेरी रचनाओं का आकाशवाणी झालावाड़ चंद्रभागा चैनल से प्रसारण उनको मिला, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और पहली बार साहब मेरा आलेख राजस्थान पत्रिका अखबार में 2017-18 में मैंने विचार लिखकर भेजे थे, तो उनको भी प्रकाशन के रूप में स्थान मिला साहब, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई साहब। भवानी शंकर जी, जब आपने लिखना शुरू किया, साहित्य सृजन शुरू किया आपने, तो उस समय जब आपको पहली बार गोष्ठियाँ मिली होगी या आपको उंगली पकड़ के बड़े साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार ले जाते थे, तो उस समय जो काव्य गोष्ठियों में क्योंकि महान विभूतियाँ सामने बैठी हो, तब आपसे काव्य पाठ कराया जाए, तो उस समय कैसा आपका वो था? जी बिल्कुल साहब, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया साहब। ये मेरे लिए साहब बिल्कुल यूँ है कि जैसे एक छोटे बच्चे को जब उंगली पकड़कर जब माँ चलाती है, तो उस समय मेरे लिए बिल्कुल ये ऐसा हुआ करता है। मंच पर बड़े आदरणीय कवि शिव चरण जी सेन साहब, कृष्ण बिहारी भारती जी साहब, ये बड़े कवि मंच पर हुआ करते थे साहब। तो जब कवि गोष्ठियों में जब हम जाते थे, तो जैसे ही नाम जो संचालक महोदय जो होते थे, तो वो हमारा नाम पुकारते थे कि अब मंच पर माइक पर अब युवा कवि, नवीन कवि भवानी शंकर आ रहे हैं, तो साहब नाम सुनते सब घबराहट तो दोगुना हो जाती है, और माइक पर जाते जाते साहब वो बिल्कुल तेज़ हो जाती है। ये सबसे पहले हमारे साथ हुआ। तो माइक पर साहब खड़ा होना, माइक को पकड़ना, ये बिल्कुल साहब शुरुआती समय में हमारे लिए बिल्कुल नया काम था साहब। और बड़े लोगों का जो सानिध्य मिला साहब, तो उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तो उनकी ये बदौलत है साहब कि हम माइक तक काव्य पाठ के लिए पहुँचे। ये बड़े कवियों का आशीर्वाद है साहब। भवानी शंकर जी, आपको आपकी कोई बड़ी उपलब्धि हो, जैसे कोई आपको पुरस्कार वगैरह मिला हो, तो दर्शकों को साझा करें। जी बिल्कुल साहब। सन 2022 में साहब कोटा ज़िले में कर्मयोगी सेवा साहित्य संस्थान, जो हर वर्ष रचनाकारों को, कलाकारों को, हाड़ौती के रचनाकारों को वो पुरस्कार के रूप में वो सम्मानित करते, पुरस्कार देके, तो 2022 में मुझे भी कर्मयोगी साहित्य सेवा समिति से मुझे भी 2022 में सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा कवि गोष्ठियों में जाने का जो अवसर होता है, तो वहाँ भी आयोजक मंडल के द्वारा, और महाविद्यालय शिक्षा में साहब जब 3 वर्ष का जब स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, तो वहाँ भी आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जो एक होड़ सी हमारे मन में होती है, तो वहाँ भी अनेक कार्यक्रमों में, अनेक अवसरों पर प्रमाण पत्रों के रूप में, प्रशस्ति पत्रों के रूप में हमें भी संस्था की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से संबल मिला। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम भी यही चाहते हैं भवानी शंकर जी, आप युवा हो और लंबा समय है लिखने के लिए, लिखते रहें और समाज को और आज के युवाओं को नई प्रेरणा भी उससे मिले। जाते जाते भवानी शंकर जी, आपके द्वारा जो रचित श्रृंगार का गीत है, हमारे दर्शकों को सुना। जी बिल्कुल साहब। ये एक
एक कविता है साहब श्रृंगार रस में लिखी हुई। जी। प्रेम के ऊपर मैंने कुछ भाव, कुछ शब्द लिखने की कोशिश की है, प्रयास किया है साहब। आप देखिए, प्रेम जीवन का आभूषण, कविता का शीर्षक है प्रेम जीवन का आभूषण। तो प्रेम जीवन का बंधन नहीं, प्रेम जीवन का बंधन नहीं, जीवन का खुलना है। प्रेम जीवन का बंधन नहीं, जीवन का खुलना है। प्रेम जीवन की मंजिल नहीं, प्रेम जीवन की मंजिल नहीं, प्रेम जीवन की राहें हैं। प्रेम जीवन की मंजिल नहीं, प्रेम जीवन की राहें हैं। प्रेम पाना नहीं, त्यागना है। प्रेम पाना नहीं, त्यागना है। प्रेम का पर्याय है इंतज़ार, प्रेम का पर्याय है इंतज़ार। प्रेम का प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं, प्रेम का पर्याय है इंतज़ार। प्रेम का प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। और आगे देखिए साहब कि प्रेम करना प्रार्थनाओं से बढ़कर है, प्रेम करना प्रार्थनाओं से बढ़कर है। प्रेम मुक्त है शब्दों से भी, प्रेम मुक्त है शब्दों से भी। जो मौन है वह विराट प्रेम है। शब्द देखिए साहब कि जो मौन है वह विराट प्रेम है। और ओछा है वह प्रेम जो कहकर जता दिया जाए, ओछा है वह प्रेम जो कहकर जता दिया जाए। प्रेम तो पल प्रतिपल शाश्वत व शुद्ध है। किरदारों के अभिनय में उतरने से प्रेम कभी मटमेला नहीं होता। प्रेम एहसास है, हर सांस में है। प्रेम एहसास है, हर सांस में है। प्रेम एक भाव है, प्रेम एक भाव है, फिर भी इसका अभाव है। प्रेम एक भाव है, फिर भी इसका अभाव है। और देखिए कि प्रेम वन नहीं उपवन है, प्रेम वन नहीं उपवन है। प्रेम तन नहीं मन है, प्रेम तन नहीं मन है। प्रेम स्व नहीं सर्वस्व है और रिश्तों का मधुबन है। प्रेम स्व नहीं सर्वस्व है और रिश्तों का मधुबन है। मन के उपवन में विचरण है, मन के उपवन में विचरण है। भावनाओं का आवरण है, एहसासों का पर्यावरण है। प्रेम वर्गीकरण नहीं, योग फल है समीकरणों का। प्रेम वर्गीकरण नहीं, योग फल है समीकरणों का। और देखिए कि देह की आस नहीं, देह की आस नहीं, तन की प्यास नहीं। देना सब कुछ, चाहना कुछ नहीं। प्रेम मन से मन का मिलन है, प्रेम मन से मन का मिलन है। और कविता की अंतिम दो पंक्तियां हैं साहब, जो कविता की प्राण पंक्तियां मैं कह सकता हूँ। सुनिए साहब कि प्रेम कभी भी स्वयं को दूसरे से नहीं मिलवाता। प्रेम कभी भी स्वयं को दूसरे से नहीं मिलवाता, बल्कि प्रेम स्वयं को स्वयं से मिलवाता है, बल्कि प्रेम स्वयं को स्वयं से मिलवाता है। प्रेम जीवन का आभूषण है, प्रेम जीवन का वाग्भूषण है। बहुत बड़े। ये थे हमारे साथ झालावाड़ से पधारे युवा कवि भवानी शंकर वर्मा साहब। भवानी शंकर वर्मा साहब ने गीत गज़ल ये लिखी हैं और आप दर्शकों तक पहुंचाई। इनका मानना है कि ये अनवरत इनका साहित्य लेखन जारी रहेगा और जिन वरिष्ठ साहित्यकारों ने इनकी उंगली पकड़ी है वह उंगली बराबर चलती रहेगी, ऐसा इनका कहना है। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।